हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हमारा टॉपिक है टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉयल। टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉयल जो है, इसकी एप्लीकेशंस अगर आप डेली लाइफ में देखते हैं तो बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। हमारे जो जनरेटर्स हैं इनकी वर्किंग, इलेक्ट्रिकल जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं, और इलेक्ट्रिकल मोटर्स की वर्किंग, और इस तरह से बहुत सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनके अंदर जिस तरह जो करंट मेजरिंग, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइसेस हैं, उनके अंदर भी ये प्रिंसिपल जो है वो वर्क करता है। तो आज हमने स्टडी करना है टार्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉयल। इसके अंदर जिस तरह आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, एक तो कॉयल होगी। कॉयल किसको कहते हैं? एक क्लोज्ड लूप को कहते हैं कॉयल, यानी एक वायर जो एक पॉइंट से शुरू हो रही है वहीं पे आके अगर वो ख़त्म हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कॉयल। सो हमने एक कॉयल कंसिडर करना है और उसमें से हमने करंट पास करनी है विद द हेल्प ऑफ द बैटरी, और फिर हम देखेंगे उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, मैग्नेट्स के दरमियान में रखेंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि उसके अंदर जो वायर में से जो करंट गुजर रही है उसके ऊपर कौन सी टाइप की जो फोर्सेस हैं वो लग रही हैं, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस तरह से लगेगी, कौन सी जो है उनके उस कॉइल के अंदर मोशंस प्रोड्यूस होगी। ये सारी चीज़ें आज हमने इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करनी है। सो आर्टिकल है हमारा टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। इसके लिए हम सबसे पहले कॉयल कंसिडर करते हैं, और ये कॉयल जो है हम अपनी मर्ज़ी से इसकी जो शेप है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो इसकी शेप जो हम कंसिडर करेंगे वो यहाँ पे होगी रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप जो है वो क्यों हम कंसिडर करेंगे? इसके लिए हमें सिमेट्री में जो ज्योमेट्री का फ़ायदा होगा कैलकुलेशंस के अंदर, जब हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे तो इस ज्योमेट्री का हमें फ़ायदा होगा, इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ से दो वायर्स जो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज़ हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट को शो करवा रही हैं। अब इसके अंदर जो करंट है वो लेट से यहाँ से आती है और मूव करती है डाउनवर्ड, यहाँ से लेफ़्टवर्ड, अपवर्ड, और वापस यहाँ पे जाके ये इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाती है, और इसको हम कहते हैं कॉइल। ये आलमोस्ट एक क्लोज्ड लूप है, और इसको हमने बहुत बड़े बड़े मैग्नेट्स के दरमियान, नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान इस तरह से रख लिया। तो नॉर्थ और साउथ पोल जो है इसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? नॉर्थ पोल जो है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो निकलती हैं, और दूसरी तरफ साउथ पोल जो है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये एंटर हो जाती हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करना है, समझना है, लिहाजा हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 2-3 ही बना रहे हैं। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बेसिकली ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं इन द इनर साइड बिटवीन दीज टू नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है लेट अस कंसीडर कि वो B के बराबर है, और इसके बाद इसके अंदर जो लूप जो है इसको हमने कोई नाम देना है, तो नाम हम दे देते हैं इसको, लेट्स से यहाँ से शुरू करते हैं CD और E, और दिस इज़ F। CD, E, F और वापस C तक जो है इसको हम एक लूप कंसीडर कर रहे हैं। ओके अब इस लूप के लिए हम कुछ क्वांटिटीज़ को मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो इसकी एक्सप्लेनेशन है साथ में लिखते जाते हैं। कंसिडर एज वी हैव कंसिडर्ड अ लूप, सो कंसिडर कॉइल। कॉइल आप किसी एक पॉइंट से शुरू कर दें, C, D, E, F, और F से वापस C तक, तो ये कंप्लीट लूप जो है ये बनेगी। ये हमने कॉइल कंसिडर की है। कंसिडर ए कॉइल CDEF इन रेक्टेंगुलर शेप as shown in the figure. It is placed in
मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेट। सो एक्सटर्नल मैग्नेट जो है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक्सटर्नल मैग्नेट है। इस एक्सटर्नल मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ पे है, साउथ पोल जो है वो इस तरफ है। नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ पोल के अंदर एंटर हो जाएंगी। ओके, सो मैग्नेटिक फोर्स जो इसके ऊपर होगी वो किस तरह से एक्ट करेगी। मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि मैग्नेटिक फोर्स के लिए जो फार्मूला है वो होता है F इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी फॉर चार्ज। अब यहाँ पे चूँकि एक लूप है, वायर है, इसके लिए F इज़ इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी कंसिडर करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन coil is given by F is equal to I L cross B, and if we open this cross product तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I L B into sin थीटा। अब ये हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है। अब हमें ये जो F I L B इंटू थीटा है ये चीज़ें हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी कि ये कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं और कहाँ कहाँ पे हम इनको कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास I विच इज़ दी करंट इन लूप। उसके बाद है हमारे पास कैपिटल L। तो कैपिटल L बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ लूप। और L जो है इसको हम डिफरेंटली डिफाइन करेंगे। हॉरिजॉन्टल लेंथ चूँकि डिफरेंट है, वर्टिकल जो है वो डिफरेंट है। फिलहाल हमने जनरली इसको कैपिटल L के बराबर रख लिया है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए अभी हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल जो है वो लेंथ किसके बराबर है और वर्टिकल लेंथ जो है वो किसके बराबर है। सो हम यहाँ पे ही डिफ़ाइन कर लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो A के बराबर है और B जो है वो हमारे पास वर्टिकल लेंथ है। ओके, सो हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है वो ये है, दिस इज़ A, और वर्टिकल लेंथ जो है वो ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है इसको हम कहेंगे दिस इज़ B। ओके, इसके अलावा B यहाँ पे कैपिटल आपको नज़र आ रहा है, तो कैपिटल B इज़ मैग्नेटिक फील्ड, capital B is applied magnetic field, and finally theta is angle between L and B। यहाँ पे आपको लेंथ जो है ये नज़र आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वायर की लेंथ है, यहाँ पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल होगा वो डिफरेंट होगा, इसके साथ डिफरेंट होगा। सो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड B। सो क्वांटिटीज़ हमने यहाँ तक डिफ़ाइन कर ली हैं। अब अगर हम देखते हैं तो हम इस फार्मूले को एज ए सम अप्लाई नहीं कर सकते, एज ए होल अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जितनी भी लेंथ्स नज़र आ रही हैं, अगर हम इसको देखते हैं तो ये डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड के ऊपर है, इनके दरमियान एंगल डिफरेंट बनेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और वायर के दरमियान एंगल डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। इट मीन्स कि हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर एक साइड के लिए अलग-अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और हम चार मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो चार जो फोर्सेस हैं वो कैलकुलेट करेंगे L क्रॉस B के साथ, और उन चारों को ऐड अप करेंगे, फिर उसके बाद हम टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। सो इसके लिए हम सबसे पहले जो है वो
लेंथ सी डी के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो लेंथ है उसके लिए कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह से चारों के लिए अलग अलग से। So force on side CD on CD, फोर्स ऑन CD किसके बराबर होगी? इसको हम कहते हैं लेट्स से FCD, एंड FCD विल बी इक्वल टू वही फार्मूला जो हमने लिखा I इंटू एल बी इंटू साइन ऑफ थीटा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो एंगल है वो यहाँ पे हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है 90 डिग्री का, क्योंकि आपको वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नज़र आ रही है और राइट साइड पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सो FCD विल बी इक्वल टू ILB इंटू साइन ऑफ 90 डिग्रीज़। और सॉरी, यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ क्या होगी? यहाँ पे जो लेंथ है वो बेसिकली हमने कंसिडर की हुई है ऑलरेडी, और लेंथ जो है वो इक्वल टू है बी के। सो लेंथ जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे बी के इक्वल। स्मॉल बी, ओके, वर्टिकल लेंथ, और हमारा जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन होगा कि आई स्मॉल बी कैपिटल बी और साइन 90 जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा और FCD इज़ इक्वल टू दिस आ जाएगा। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है उसके लिए, सेकंड लेंथ है उसके लिए भी हमने कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फ़ोर्स, फिर उसके बाद थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए। सो फोर्स ऑन DE, और DE जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, तो DE जो है किसके बराबर होगा? DE के लिए जो फोर्स होगी वो क्या होगी? FDE विल बी इक्वल टू ILB और साइन थीटा। अब थीटा जो है यहाँ पे हमारे पास, चूँकि अगर आप देखें तो ये वेक्टर इस तरह से है, ये एक वेक्टर जो है वो इस तरह से है, तो इनके दरमियान जो एंगल है पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, और पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं इनके दरमियान एंगल 0 और 180 डिग्री का बनता है। सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोनों वेक्टर्स के दरमियान वो 180 डिग्रीज़ का बनेगा। एक वेक्टर जो है वो राइट साइड पर है, एक लेफ़्ट साइड पर है, दोनों के दरमियान एंगल जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। बिल्कुल इस तरह से B यहाँ पे है और दूसरा वेक्टर जो है वो हमारे पास वायर की लेंथ है और इनके दरमियान 180 डिग्री का एंगल बनेगा। सो थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री था, तो FDE विल बी इक्वल टू I, और अब L की जगह पे हमने क्या पुट करना है? हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है वो A के बराबर है, एंड B इंटू साइन 180 डिग्रीज़। यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़ और कैपिटल L इज़ इक्वल टू A। अब इसका जो आंसर है वो 0 हो जाएगा, चूँकि जो फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो 0 के बराबर है। फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल इस डाउन पार्ट के अंदर से 0 के बराबर है, चूँकि साइन ऑफ 180 जो है ये 0 के बराबर होता है। तो साइन ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। 0 को पुट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। सो इसके बाद हम देखेंगे कि फोर्स जो है वो नेक्स्ट सेगमेंट जो कि हमारे पास है E से लेके F तक, तो नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी? तो इसको हम लिखते हैं फोर्स ऑन सेगमेंट E टू F। तो फोर्स ऑन सेगमेंट E टू F किसके बराबर होगी? F इज़ इक्वल टू ILB साइन थीटा। यहाँ पे अगर आप L जो है, आप चूँकि ये वर्टिकल लेंथ है तो अगेन वर्टिकल लेंथ जो है वो B के बराबर है, इसको हम स्मॉल b के बराबर लिखेंगे। और साइन जो है वो थीटा अब किसके बराबर आएगा? अब चूँकि अगेन ये वेक्टर इस तरह से बन रहे हैं, B जो है इस तरह से है और लेंथ ऑफ द वायर अपवर्ड डायरेक्शन में है और अगेन इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी हम 90 डिग्री का जो एंगल है वो लिखेंगे।
ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आई बी इंटू बी, और ये जो एफ़ था इसके लिए हमने ई एफ़ इसके साथ साथ भी ई एफ़ लिखना है, यहाँ पे भी ई एफ़ आ जाएगा। और ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज़ एंड कैपिटल एल इज़ इक्वल टू बी। और ये तीनों इक्वेशंस जो हैं वो हमारे पास आ गई। अब जो फोर्थ इक्वेशन है उसको हमने किस तरह से लिखना है, फोर्थ इक्वेशन जो है उसको हमने f और c के लिए लिखना है। और f और c के लिए अगेन क्या होगा, दोनों वेक्टर जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल होने की वजह से अगेन इनके ऊपर जो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्रीज़ का बनेगा। सो इसके लिए फोर्स जो है ऑन क्या आएगी, फोर्स ऑन एफ सी। तो एफ सी के लिए जो फोर्स होगी वो होगी एफ सी, और एफ सी विल बी इक्वल टू आई एल बी इंटू साइन थीटा। और यहाँ पे एल जो है ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लेंथ ए के बराबर है, तो आई इंटू ए इंटू बी इंटू और साइन थीटा जो है 0 डिग्रीज, थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री। और इसके अलावा एल जो है कैपिटल, इट इज़ इक्वल टू स्मॉल ए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम इक्वल टू एफ सी इज़ इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि यहाँ पे हॉरिजेंटल जो दोनों पार्ट्स हैं इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही है, एफ सी के ऊपर 0 है, एफ डी ई के ऊपर 0 है। अगर आप राइट साइड वाले पोर्शन पे देखें तो एक फोर्स डाउनवर्ड एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, और एक इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है। अब ये जो सी डी और ई एफ के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इन दोनों को हमने देखना है कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि अभी तक हमने डायरेक्शन की बात नहीं की। सो डायरेक्शन जो है वो हम देखते हैं, तो डायरेक्शन क्या होगी, अगर आप यहाँ पे देखें तो आई एल क्रॉस बी के मुताबिक एक वेक्टर डाउनवर्ड है, एक जो है वो राइटवर्ड है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल में जो कि डाउनवर्ड और राइटवर्ड इस तरह की सूरत हाल होगी कि एक वेक्टर जो है वो आपको डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है और एक राइटवर्ड। अब अगर इसमें आपने फाइंड आउट करनी हो डायरेक्शन, तो लेंथ ऑफ द वायर को रोटेट करेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अब ये जो रोटेशन की डायरेक्शन आएगी, इसमें कर्ल ऑफ फिंगर्स को रखेंगे तो थंब आपका आउटवर्ड डायरेक्शन बताएगा। आउटवर्ड इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन सी डी पार्ट। सो आउटवर्ड डायरेक्शन जो है इसको हम किस तरह से शो करवाएंगे, आउटवर्ड को हम एक दायरा बनाएंगे और इसके दरमियान में एक डॉट लगाएंगे। इट मीन्स सी डी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, और सी डी के अलावा दूसरा जो पार्ट है वो हमारे पास है एफ ई। तो एफ ई के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम पहले हम इसके लिए जो डेफिनेशन है वो इसकी लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एफ सी डी इज आउट ऑफ बोर्ड या आउट ऑफ पेज। आउट ऑफ बोर्ड या आउट ऑफ पेज का मतलब ये होगा कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो दूसरी तरफ जो सूरत हाल बनेगी वो ये होगी कि अपवर्ड डायरेक्शन में लेंथ वायर की जो है उसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और राइट साइड के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जो वायर की लेंथ है इसमें करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। अगर हम इसको रोटेट करते हैं इसकी तरफ तो एक रोटेशन जो है आएगी और रोटेशन की जो डायरेक्शन होगी वो अब इस तरह से सेटिस्फाई होगी, इस तरह से कि रोटेशन की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो इन टू दी पेज लगेगी या इनवर्ड फोर्स जो है वो लगेगी, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ। तो जो फोर्स डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एफ, इसके ऊपर ई एफ है, एफ ई एफ इज
इनवर्ड। सो ये फोर्स जो है इनवर्ड लगेगी। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं और ये एक कपल प्रोड्यूस कर रही है, इस तरह से है, ठीक है। पहले के ऊपर फोर्स जो है वो आउटवर्ड लग रही है, दूसरी तरफ फोर्स जो है वो इनवर्ड लग रही है। तो दो फोर्सेस जब इस तरह से कॉइल के ऊपर लगेंगी तो कॉइल रोटेट करेगी और ये जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, ये वो जो इफ़ेक्ट हमने स्टडी किया है कि मोटर किस तरह से मूव करती है, काम करती है, तो वो यहाँ से हम चीज़ देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो कपल है बेसिकली ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन जब भी होती है तो टार्क प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए हम पहले फोर्सेस का मजमुआ फाइंड करेंगे, तो टोटल फोर्स जो है वो क्या इसके ऊपर कितनी एक्ट कर रही हैं, और उसके बाद फिर हम टार्क कैलकुलेट करेंगे। या हम इस तरह कर सकते हैं कि हर फोर्स के लिए जो है वो टार्क कैलकुलेट कर लें और बाद में टोटल टार्क को उसके अंदर ऐड कर लें, तो हमारे पास टोटल जो है वो टार्क आ जाएगा। सो इसके लिए पहले जो है वो हम टार्क फाइंड आउट करते हैं कि अब दो फोर्सेस जो हैं बेसिकली हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 3 वाली जो है ये रिटेन करेगी, बाकी सारी जो हैं वो दोनों ज़ीरो हो जाएंगी और उनके ज़ीरो होने से अब हमारे पास जो कोई टार्क है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इक्वेशन नंबर यहाँ पे एक तो इक्वेशन नंबर 1 रिटेन करेगी और दूसरी इक्वेशन नंबर 3 जो होगी वो बचेगी, बाकी सारी जो हैं वो ज़ीरो के बराबर हो जाएंगी। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 इसको हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड EF is equal to IB into B, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, अब हम टार्क कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जो टार्क होगा वो क्या होगा, टा विल बी इक्वल टू, टा किसके बराबर होता है, टार्क जो है वो हमें पता है R क्रॉस F के बराबर होता है और R क्रॉस F जो है इसको हम लिख सकते हैं RF साइन थीटा, और RF साइन थीटा जो है इसके अंदर R इज़ द मोमेंट आर्म होगा और फोर्स जो है F विल बी दी फोर्स। ओके, सो इसको हम फार्मूले को किस तरह से लिख सकते हैं, टा विल बी इक्वल टू R क्रॉस F और यहाँ पे जो टार्क होगा ये CD के ऊपर एक्ट कर रहा है और ये जो फोर्स है ये भी CD वाली फोर्स होगी और टार्क जो है वो अब CD में किसके बराबर आ जाएगा, RFCD इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा कोई एंगल है, इसको हम बाद में कंसिडर करेंगे कि एंगल जो है वो क्या होगा। फ़िलहाल जो है वो हमने इसको 90 डिग्री पे रखना है और इसको इक्वल टू 1 कर लेना है। साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 फॉर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो टार्क CD विल बिकम इक्वल टू R इंटू FCD और R जो है बेसिकली क्या चीज़ है, अब चूँकि इसमें जो रोटेशन होगी वो इस सेंटर के अबाउट प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है ये A/2 होगा, इसी तरह से इस साइड पे जो फासला होगा ये भी A/2 होगा। अब हम टार्क के लिए मोमेंट आर्म जो है वो पुट करते हैं। यहाँ पे मोमेंट आर्म क्या चीज़ होती है कि अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो जिस फिक्स पॉइंट से लेके जिस पॉइंट तक उसके ऊपर फोर्स लग रही है उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। अगर हमने दरवाज़े को खोलना हो तो दरवाज़े का जो हैंडल होगा वहाँ से लेके जो फिक्स्ड एज है उस दरवाज़े का वहाँ तक का जो फासला होगा परपेंडिकुलर, उसको हम नाम देते हैं दिस इज़ मोमेंट आर्म। सो मोमेंट आर्म जो है यहाँ पे वो हमने A/2 के बराबर फाइंड आउट कर लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं A/2 इंटू FCD जो है ये किसके बराबर है, IB इंटू कैपिटल B। तो टार्क जो है ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे टार्क कैलकुलेट करें सिमिलरली फॉर EF तो ये क्या आएगा R क्रॉस F EF और ये भी RF EF इंटू साइन अल्फ़ा, अगेन साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड टार्क जो है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, R की जगह पे हम A/2 पुट करेंगे। अगेन यहाँ पे भी A/2 है
ई एफ फोर्स जो है इसके लिए भी a/2 है इस तरफ, और सी डी के लिए भी a/2 है। और उसके बाद हम यहाँ पे आई बी इंटू कैपिटल बी पुट करेंगे, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास टार्क जो है ई एफ विल बिकम इक्वल टू a/2 इंटू आई बी इंटू कैपिटल बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 और इसको हम कहते हैं दिस इज 6। ओके, सो टोटल टार्क जो है वो किसके बराबर होगा? टोटल टार्क जो है इन दोनों के मजमूए के बराबर होगा, टा ऑफ सी डी प्लस टा ई एफ, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो a/2 आई बी इंटू कैपिटल बी प्लस a/2 आई बी इंटू कैपिटल बी, दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, ऐड करेंगे तो 1/2 ख़त्म हो जाएगा, ए आई बी इंटू कैपिटल बी आ जाएगा। अब यहाँ पे ए और बी को इकट्ठा कर लेते हैं, ये दोनों लेंथ्स हैं, तो आपको पता है जो लेंथ इनटू विड्थ जो है ये बराबर होती है एरिया के। अब चूंकि यहाँ पे रेक्टेंगल हमने कंसीडर की हुई है, ए इज़ दी विड्थ और बी इज़ दी लेंथ, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एरिया के बराबर आ जाएंगे। सो फॉर जो टार्क होगा इट विल बिकम इक्वल टू ए इंटू आई इंटू बी, और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी टार्क की, और इसको हम इक्वेशन नंबर 7 कहते हैं। हेयर A इज इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, ये जो टार्क है बेसिकली ये इस कॉइल को रोटेट करेगा अबाउट सेंट्रल एक्सिस, और इसकी बुनियाद के ऊपर मोटर जो है वो वर्क करती है। सो इस इक्वेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं, टा इज इक्वल टू ए इंटू आई इंटू बी, और दिस इज़ द टार्क एक्टिंग ऑन इट। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो इसके अंदर क्वांटिटीज़ हैं इसके हिसाब से क्या है। वेयर ए इज़ दी एरिया ऑफ दी कॉइल ओके, और आपको पता है एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी भी एरिया के लिए जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू द सरफेस कंसिडर की जाती है। और अगर इफ़ अल्फा इज़ दी एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड B, देन हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? टा विल बी इक्वल टू आई इंटू बी इंटू ए कॉज ऑफ एल्फ़ा। अब यहाँ पे जो ए कॉज ऑफ एल्फ़ा है ये बेसिकली एरिया का वो कंपोनेंट है जो इफ़ेक्टिव है इस टार्क के अंदर कंट्रीब्यूशन में, और जो इसका दूसरा कंपोनेंट होगा वो इस टार्क में कोई हिस्सा नहीं लेगा। सो हमने यहाँ पे ए कॉज अल्फ़ा जो है वो कंसिडर किया। ए कॉज अल्फ़ा जो है इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस कॉइल को अपर साइड से देखते हैं। तो इस कॉइल को जब अपर साइड से देखेंगे तो हमें नज़र आएगा ये इस तरह से रोटेट कर रही है। तो अगर हम इसको अपर साइड से देखते हैं तो इस एरिया की अंडरस्टैंडिंग हम ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक स्केच बनाते हैं, और स्केच हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि अगर ये सेंट्रल एक्सिस है और एक कॉइल जो है हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये इस तरह से मूव कर रही है, अब इसकी अपवर्ड साइड जो ऊपर से है वो हम इसको देख रहे हैं। अब इसके ऊपर आपको पता है दो फोर्सेस लगेंगी, एक फोर्स जो है वो इसको इस तरफ खींचेगी और दूसरी जो है वो इसको इस तरफ खींचेगी। अब जब हमने फाइंड आउट करना हो मोमेंट आर्म, तो उसके लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे जो एंगल है वो अल्फ़ा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आएगा ए कॉस अल्फ़ा, ठीक है जी। तो ए कॉस अल्फ़ा जो है बेसिकली ये मोमेंट आर्म है, तो ए कॉस अल्फ़ा
इज मोमेंट आर्म, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू फिक्स्ड एक्सिस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फिक्स एक्सिस जो है ये दरमियान में है, चूँकि तो दरमियान में से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये ए कॉस अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा। और ये जो है हमारे पास आ जाएगा फार्मूला फॉर द टार्क। अब इसके लिए हमने स्पेशल केसेस कंसिडर करने हैं। तो स्पेशल केसेस जो हैं वो व्हेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0, वो हम कंसिडर कर लेते हैं। तो स्पेशल केसेस क्या होंगे इसके अंदर, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, टार्क विल बिकम इक्वल टू आई इंटू बी इंटू ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉज ऑफ 0 डिग्री जो है इक्वल टू 1 होता है, तो ये आ जाएगा आई बी ए के बराबर, सिंस कॉज ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो दिस टार्क इज़ मैक्सिमम। ओके, तो कॉज ऑफ 1 के लिए जो टार्क आ रहा है, दिस टार्क इज़ मैक्सिमम। सो टार्क इज़ मैक्सिमम एट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 डिग्रीज। उसके बाद हम देखते हैं केस नंबर 2। दिस इज़ केस नंबर 1। केस नंबर 2 जो है वो फॉर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज आएगा। तो टार्क किसके बराबर आ जाएगा, आई इंटू बी इंटू ए कॉज ऑफ 90 डिग्री। कॉज ऑफ 90 जो है ये 0 के बराबर होता है, तो आई बी ए इंटू 0, तो टार्क जो है वो बराबर आ जाएगा 0 के। सो कॉज ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो टार्क विल बी 0 एट अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, ये टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका। अब इसको हम कंक्लूड करते हैं कि इसके अंदर हमने चीज़ें क्या पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने कॉइल कंसिडर की, रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिडर की, और उस कॉइल के लिए हमने एक मैग्नेट कंसिडर किया, उसके दरमियान उस कॉइल को रखा, उस कॉइल में से करंट पास की, तो उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से उस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर जो फोर्स लगेगी वो हमने F इज़ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी से कैलकुलेट की। उसके लिए हमने क्या किया, जो हर पार्ट है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल, हर एक के लिए अलग-अलग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट की। अलग-अलग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने से हमें पता चला कि हॉरिजॉन्टल जो इसके पार्ट्स हैं कॉइल्स के, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही। उसके बाद हमने वर्टिकल के लिए देखा, तो वर्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही थी वो यहाँ पे हमने लिखी कि फोर्स जो एक्ट कर रही थी वो किसके बराबर थी, वो आई एल बी जो है वो साइन ऑफ 90 डिग्री के लिए, तो मैक्सिमम उसकी वैल्यू जो थी वो आई एल बी के बराबर थी। और एल के लिए हमने यहाँ पे पुट किया था लेंथ जो इसकी है वो अक्रॉस बी, तो वो बराबर आ गई थी आई बी ए के। और उसके बाद हमने उस दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैलकुलेट की। उनमें से एक फ़ोर्स जो थी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से एक्ट कर रही थी और दूसरी फ़ोर्स इस तरह से इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी। इट मीन्स कि जब ये फोर्सेस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी तो ये कॉइल को रोटेट करेंगी इस तरह से। अगर कॉइल रोटेट होगा तो इट मीन्स इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। टार्क के लिए हमने फार्मूला कैलकुलेट किस तरह से किया, पहले हमने एक सेगमेंट के लिए टार्क कैलकुलेट किया, फिर हमने दूसरे सेगमेंट के लिए टार्क कैलकुलेट किया, फिर उन दोनों टार्क्स को एडअप किया। एडअप करने से हमारे पास जो फार्मूला है वो यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद हमने इस टार्क के अंदर जो एरिया है वेक्टर वो डिफ़ाइन किया, और एरिया वेक्टर जो है उसको हमने कहा कि इट इज़ द एरिया ऑफ द कॉइल। और उसके बाद जो एरिया का वेक्टर परपेंडिकुलर डिस्टेंस
प्रोवाइड करेगा वो हमने ए कॉस थीटा इस फिगर से कैलकुलेट किया। ये उस कॉइल की अपर इमेज है। उस कॉइल को अगर ऊपर से आप देखते हैं तो इस तरह आपको नज़र आएगी, ठीक है। ऊपर से अगर आप देखते हैं तो ऊपर से देखेंगे तो ये दरमियान में जो पॉइंट है ये फिक्स्ड पॉइंट है और इसके अराउंड ये इस तरह से घूम रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये a cos थीटा के बराबर होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, मोमेंट आर्म होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द फिक्स्ड एक्सिस दरमियान में है। उसके बाद इस फार्मूले से हमने दो केसेस लिखे हैं। केस नंबर 1 जो है वो उसके अंदर हमने अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 पुट किया। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास मैक्सिमम टार्क आ गया। उसके बाद केस नंबर 2 जो है उसमें अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री पुट किया। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री के लिए जो केस है वो हमारे पास टार्क जो है वो 0 आ गया। इट मीन्स एरिया ऑफ द कॉइल अगर 90 डिग्री पे होगा तो उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टार्क एक्ट नहीं करेगा। और अगर एरिया ऑफ द कॉइल जो है वो 0 डिग्री पे होगा तो 0 डिग्री पे जो उसके ऊपर टार्क एक्ट करेगा वो मैक्सिमम होगा।